नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनके जीवन और उनकी विरासत की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण है, उस दौर के कुछ वृत्तांत भी हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतने महत्वपूर्ण और हाँ, कुछ हद तक विवादास्पद नायक क्यों बने। शुरुआत उनके उस मशहूर नारे से करते हैं जिसने लाखों लोगों को जगाया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, कटक उड़ीसा में। पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील, माँ प्रभावती देवी। ये तो हुई बेसिक जानकारी, लेकिन कहते हैं उनके शुरुआती जीवन में ही वो विद्रोही तेवर दिखने लगे थे। हाँ बिल्कुल, उनकी पढ़ाई को देखें तो ये साफ झलकता है। देखिए, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया था। अच्छा, क्यों? राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण। फिर उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। और सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब वो इंग्लैंड गए आईसीएस के लिए। हाँ, आईसीएस परीक्षा पास की, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 1921 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी। मतलब इतनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी। हाँ, ये उनके इरादे, उनके संकल्प को दिखाता है। स्वराज के लिए उनका जो समर्पण था वो शुरू से ही साफ था। कई जीवनीकार यही मानते हैं। और इसी इरादे के साथ फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आए। हाँ, और बहुत तेजी से ऊपर भी उठे। हाँ, 1938 और फिर 1939 दो बार अध्यक्ष चुने गए। हाँ, उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी उस समय, कांग्रेस के अंदर भी। लेकिन यहीं पर शायद वो दरार पड़नी शुरू हुई। मतलब गांधी जी और नेहरू के साथ उनके मतभेद। सही कहा, यहीं पर एक बड़ा वैचारिक मतभेद सामने आया। जैसा कि कई ऐतिहासिक विश्लेषण बताते हैं, नेताजी का महात्मा गांधी और नेहरू जी के रास्ते से, मतलब अहिंसा और धीरे धीरे स्वतंत्रता पाने के तरीके से गहरा मतभेद था। नेताजी क्या चाहते थे? नेताजी चाहते थे तत्काल और पूरी आज़ादी, और इसके लिए वो मानते थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो सशस्त्र क्रांति भी करनी चाहिए। ये सिर्फ रणनीति का फर्क नहीं था, ये आज़ादी कैसे मिले इस पर एक बुनियादी डिसअकॉर्ड था। और इसी वजह से फिर 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका क्या मकसद था? उसका मुख्य उद्देश्य था, जैसा उनके उस समय के लेखों और भाषणों से पता चलता है, कि कांग्रेस के अंदर और बाहर की जो भी लेफ्ट लीनिंग या क्रांतिकारी ताकतें हैं, उन सबको एक साथ लाया जाए। अच्छा, एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश। हाँ, ताकि ब्रिटिश राज के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई छेड़ी जा सके। वो स्वतंत्रता के लिए मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और इसके बाद तो उनका सफर और भी ज्यादा नाटकीय हो गया। भारत से निकल जाना, पहले जर्मनी फिर जापान, ये अपने आप में कहानी है। हाँ, वो बहुत बड़ा कदम था। द्वितीय विश्व युद्ध की जो धुरी शक्तियां थी, जर्मनी और जापान, उनसे मदद लेने का फैसला बहुत जोखिम भरा था। ये क्यों किया उन्होंने ऐसा? उनका मानना था शायद कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और फिर जापान के सहयोग से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी INA, उसको दोबारा खड़ा किया। ये उनके संघर्ष का सबसे अहम पड़ाव था। INA, इसमें कौन लोग थे? इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीय थे, और वो भारतीय सैनिक भी थे जिन्हें अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए जापान ने बंदी बना लिया था। फिर 1943 में सिंगापुर में उन्होंने अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद बनाई, यानी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार। हाँ बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे उन्हें एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। और क्या INA ने सच में लड़ाई लड़ी? हम सुनते हैं अंडमान निकोबार को शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया, इम्फाल कोहिमा अभियान। हाँ, INA ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बर्मा बॉर्डर पर लड़ी। खासकर 1944 का जो इम्फाल और कोहिमा अभियान का, उसमें बहुत वीरता दिखाई। लेकिन वो अभियान सफल तो नहीं हुआ था शायद। सैन्य रूप से नहीं, वो सफल नहीं रहा, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत जबरदस्त था, जैसा कि उस समय की रिपोर्ट्स और बाद के विश्लेषण बताते हैं। भारत में लोगों के अंदर ये भरोसा जागा कि हाँ, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। और यहीं पर उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो, फिट बैठता है। बिल्कुल, वो इसी सशस्त्र संघर्ष का प्रतीक बन गया। इसने अनगिनत भारतीयों में देशभक्ति की एक नई ही लहर पैदा कर दी। लेकिन फिर कहानी का अंत एक रहस्य में घिरा हुआ है। 18 अगस्त 1945 ताइवान में विमान दुर्घटना में मौत की खबर, पर इस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। बिल्कुल, और वो रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। बहुत से लोगों को तब भी और बाद में भी ये यकीन था कि नेताजी जिंदा हैं, कि शायद दुर्घटना की कहानी उन्हें बचाने के लिए बनाई गई थी। इस पर सरकार ने जांच आयोग भी बनाए थे ना? हाँ, समय समय पर बने, जैसे शाहनवाज कमेटी 1956 में,
फिर मुखर्जी कमीशन 2005 में। इन आयोगों की रिपोर्ट्स भी इस विवाद की उलझन को दिखाती हैं। ये सब सरकारी दस्तावेजों में है। तो इतने सालों बाद आज नेताजी की विरासत क्या है? वो आज भी इतने प्रासंगिक क्यों लगते हैं? देखिए, उनकी विरासत कई परतों वाली है। वो आज भी हिम्मत, दृढ़ निश्चय और उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, खासकर युवाओं के लिए। हाँ, ये तो है। भारतीय सेना उनके योगदान का बहुत सम्मान करती है। उनका जन्मदिन 23 जनवरी अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन पर फिल्में, किताबें, ये सब दिखाता है कि वो लोगों के मन में कितने गहरे बसे हैं। सही। संक्षेप में कहें तो अलग अलग स्रोत उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं जिसने आज़ादी के लिए एक अलग रास्ता चुना, एक लीक से हटकर रास्ता, और ये दिखाया कि बड़े लक्ष्य के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी वाकई त्याग, साहस और अपने लक्ष्य के लिए अटूट समर्पण की एक असाधारण मिसाल है। और इसके कई पहलू आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, अगर नेताजी के सशस्त्र संघर्ष वाले तरीके को उस समय और ज्यादा समर्थन मिला होता या उनके गायब होने का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ जाता, तो क्या होता? तो भारत की आज़ादी की लड़ाई का रूप क्या अलग होता, या आज़ादी के बाद के भारत का स्वरूप? ये वो सवाल हैं जो इतिहास के गलियारों में आज भी गूंजते रहते हैं।